हम प्लास्टिक लाइन में काम करते हैं, दाने की मशीन चलाते हैं। अच्छा। 30 साल से हम यहाँ हैं, लेकिन पहले जब मैं आया था तो मैंने दूसरे मालिक के यहाँ थे, आज दूसरे मालिक के यहाँ हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो शुरू से कर रहे हैं। तो आकर के अपना काम करने लगे, आज भी कर रहे हैं। अच्छा। हम 5 लोग हैं, 3 लड़की है, एक हमारी फैमिली है, एक मैं हूँ। बच्चे पढ़ते हैं, एक 10वीं में पढ़ती है, एक 8वीं में पढ़ती है, एक 4थी क्लास में पढ़ती है। ये पढ़ाई के बारे में तो ये बादली नहर वाली स्कूल में पढ़ते हैं। घर में वही उसकी मम्मी है जो नट वट ले आती है, बनाती है, गोंद वोंद मिल जाता है तो चुनती है, वो भी घर पर ही। उनको मैंने फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं जाना है, बस घर पर चुन चान करके पहुंचा देती हैं, वही जो मिले। मैं शू इंडस्ट्री चलाता हूँ। इस एरिया का नाम समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। वैसे ये पूरी तरह से रेगुलराइज नहीं है क्योंकि इसका गवर्नमेंट में स्टेटस कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ये एज ए हैवी इंडस्ट्री ये एरिया 1970 से यहाँ पर हैवी और मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पर चलती है। लेबर हम लोगों की लोकली मिल जाती है, यहाँ पे लोकल रहने वाले वर्कर हैं। कई लोग बाहर से भी आते हैं, बाहर से आके यहाँ सेटल होते हैं। इनमें ज़्यादातर बिहार से, बंगाल से, यहाँ के लोग ज़्यादा होते हैं। कुछ यूपी के भी होते हैं, पर बिहार से सबसे ज़्यादा, बिहार से, झारखंड से। और इसके लिए हम लोग हमारी मशीनें सारी लोकल मशीन प्रयोग करते हैं, इंडिया में बनी हुई। अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि सामने कुछ डिस्प्ले के अंदर भी हैं। मेरा काम मुख्य रूप से स्कूल शूज़ बनाने का है, और स्कूल शूज़ में भी सब तरह की वैरायटी हम लोग बनाते हैं। आजकल काफ़ी स्कूल जो हैं वो अपना कुछ विशेष डिज़ाइन इसमें देकर उसके हिसाब से बनवाते हैं, जो बाज़ार में दूसरी जगह नहीं अवेलेबल होते हैं। लेकिन पीछे कुछ टाइम से गवर्नमेंट की रेगुलेशन चल रही हैं, जिसमें कि हाईली पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ नहीं चल सकती हैं, जिसमें रंगाई की यूनिट होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की यूनिट होती है, जिसमें पानी का प्रदूषण काफ़ी होता है। तो धीरे धीरे करके वो इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। कुछ प्रदूषणकारी इंडस्ट्रीज़ अभी भी चलती हैं यहाँ पे, जिसमें कि मेटल की पॉलिशिंग का काम होता है, जैसे कि प्रेशर कुकर के अंदर होता है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ भी हैं यहाँ पर, और लाइट इंजीनियरिंग वाली भी हैं, जिसके अंदर के कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं। इस तरह की यूनिट भी है यहाँ पे। दूसरा, जैसे कि हम लोग शूज़ बनाते हैं, तो शूज़ के अंदर 2 पार्ट शामिल होते हैं। जैसे कि शू अपर है, तो इसको सिलाई का काम हम लोग बाहर करवाते हैं। अपर हमने बना लिया और सिलाई का काम बाहर करा लिया। तो ये काम जो है ये घरों के अंदर भी चल सकता है, क्योंकि इसमें पावर की ज़रूरत बहुत कम होती है। तो समयपुर विलेज के अंदर ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे यूनिट हैं, शायद 200-300 यूनिट भी हो सकते हैं, जो कि दूसरी जगह दिल्ली के दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया से, बड़ी इंडस्ट्रीज से माल लाकर यहाँ पर सिलाई करते हैं। नहीं है, बादली जो है इंडस्ट्री एरिया नहीं है। जैसे हमारे जगह है ना, वो फैक्ट्री ऐसी लगा रखे हैं, अपना जगह है, लेकिन इंडस्ट्री एरिया नहीं है। हाँ, इंडस्ट्री एरिया जो था है, बवाना है, वजीरपुर है, बादली इंडस्ट्री एरिया है, नरेला है, ये सब इंडस्ट्री एरिया है। तो गांव एरिया है, गांव में चलाने का कोई थी नहीं है, लेकिन चलाते हैं। काम होता है, प्लास्टिक का दाना आता है कहीं बाहर से, वो दाना को तिरपाल बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, वही बना करके बेचते हैं। परेशानी है, हीटर का काम है। वो एक मशीनों में 10, 11, 12 हीटर लगी हुई हैं। कहीं ठेक गया तो ये देखिए अभी जला हुआ है, कहीं जल जाए, कहीं कुछ हो जाए। करेंट का काम है, मशीन में करेंट भी आ सकता है। कोई थी नहीं है कि माने कहीं तार हीटर शॉर्ट कर जाए तो करेंट आ जाएगा, तो आदमी पकड़ भी सकता है। बहुत तरह का उसमें थी है। ज़्यादातर इंडस्ट्री जो पोल्यूशन वाली थी, उन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर लिया, जो कि दिल्ली से समझो 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर होती है। जिसमें अगर हम यूपी की साइड में जाएं तो वहाँ लोनी में इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी टाइम से डेवलप हो रहा है, अभी भी डेवलपमेंट चल रही है। और ज़्यादा पॉपुलर जो है, जैसे कि हम यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली में हैं, तो नॉर्दर्न साइड में यहाँ से हरियाणा का बॉर्डर चारों तरफ लगता है, जिसमें कि एक तरफ ये सोनीपत जाने वाला है और दूसरा बहादुरगढ़ जाने वाला है। तो दिल्ली के बॉर्डर एरियाज में, हरियाणा में, यहाँ पर भी काफ़ी इंडस्ट्री शिफ्ट हुए। हम बड़े व्यवसाइयों के अंदर भी देख लें कि पहले किसी गांव से, राजस्थान के किसी गांव से कोई आदमी निकला, वो शहर गया, जयपुर गया, कलकत्ता गया,
इसके बाद जब उसका व्यवसाय व्यवस्थित हो गया तो उसने अपने रिश्तेदारों को मदद करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी फिर उसके अड़ोसी पड़ोसी भी उन्हीं शहरों में जाके व्यवसाय करने लगे। यही बात लेबर क्लास के ऊपर लागू होती है कि गांव से अगर कोई आदमी दिल्ली गया और उसको यहाँ पे उचित रोजगार मिल गया, गुजारा होने लगा, तो धीरे धीरे उसके भाई भाई भी आ जाते हैं। तो एक दूसरे की पर्सनल जानकारी से ये लोग आते हैं। हमारे यहाँ कम से कम 40-45 लोग हैं। पगार है अगर नया लड़के हैं तो 10,000, 12 घंटा का ड्यूटी। हम जैसे पुराने हैं तो 15,000 रुपया मिल रहा है, 12 घंटा का ड्यूटी है। SIPF कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। बस जब तक किए तो मिला, नहीं किए तो नहीं मिला। हम किराए पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, कम से कम 2,000 रुपया किराया देते हैं और उसके बाद में घर खर्च 15,000 में। अब 5 व्यक्ति हैं, जो खर्चा बूझिए अपना। उसके बाद में शौच के बारे में कह रहे हैं तो शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ घर में शौच नहीं है। पानी की सुविधा है यहाँ, सुबह शाम पानी आती है। लाइट की सुविधा बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से 8:30 बजे जाते हैं, 9 बजे की ड्यूटी है। 9 बजे से 9 बजे सुबह तक मैं काम करता हूँ। 9 बजे हमारा छुट्टी होती है। एज ए ओनर अकेला ही मालिक हूँ, मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ता है तो मैं अपनी उनकी जिम्मेदारी को छोड़ के आराम से चला जाता हूँ। मुझे ऐसा कोई नहीं है कि काम में कुछ रुकावट आएगी या कुछ खास परेशानी होगी, तो वो परिवार के सदस्य जैसे ही मेरे लिए वर्कर है। तो जिस तरह से वो वफादारी के साथ मेरे साथ बने हुए हैं, उसी तरह से मेरा भी ये रहता है कि मुझे आज तक ज़िंदगी में कभी किसी को काम से हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी कोई भूले भटके कोई ऐसा आ जाए कि कोई बेईमान आदमी आ जाए जिसकी चोरी की नीयत हो या कोई नुकसान करने की नीयत हो, उनको हटाना पड़ जाए तो अलग बात है, नहीं तो कभी किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं। परेशानी तो सबको हुई है क्योंकि उनकी कमाई कम हुई है और अगर मान लो छुट्टियां हफ्ते से 10 दिन से ज़्यादा चलती हैं तो उन छुट्टियों का पूरा वेतन देना भी संभव नहीं होता स्मॉल स्केल के लिए। तो इसलिए नेचुरली उनकी बचत भी कम हुई होगी। जो उन्होंने पैसा जोड़ रखा था वो खर्चा हुआ होगा कोविड के दौरान। वही बात हमारी है कि हमारी भी जो जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे करके इन 2 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा घट गई है। तो बस वही गुजारा है। तो अभी उम्मीद के ऊपर है कि आगे कोविड का समय बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो गतिविधि पुराने तरीके से चालू हो जाएगी। जब से कोरोना आई है तब से बिल्कुल एकदम लूज हो गया है, बिल्कुल कमाई धमाई नहीं है। अपना खर्चा चलाना मुश्किल है, लेकिन किसी तरह आदमी चला रहा है। मैंने बहुत काम के लिए पता किया भाई साहब, काम कहीं नहीं मिला। मैंने भी इस लाइन को चेंज करना चाहता हूँ। ये लाइन इतना खतरनाक है, इतना दिक्कत है इसमें, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है तो अपना किसी तरह दाल रोटी तो चलाना है, बच्चे तो पालना है। इसके चक्कर से मैंने काम नहीं छोड़ा, अभी तक लगा पड़ा हूँ। तनख्वाहों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, पे स्केल पे जो थे वही चल रहे हैं। और ये है कि कोविड से पहले जो है ओवर टाइम बराबर लगा करता था और ओवर टाइम से उनको 1.5 गुनी तनख्वाह उनकी मिल जाती थी। किसी की तनख्वाह 10,000 रुपये है तो वो 15,000 रुपये घर ले जाता था और करीब साल भर ही ऐसा चलता था। लेकिन जब से ये कोविड शुरू हुआ है उसके बाद काफ़ी टाइम तो काम ही नहीं हुआ, और काम शुरू हुआ है तो अभी करीब 6-8 महीने से जब शुरू भी हुआ है तो वो 8 घंटे का काम भी उसको मुश्किल से मिल रहा है। जितनी हमारी पूंजी टूटी है उसको रिकवर करने में 2 से 5 साल तक लग सकते हैं, क्योंकि संसाधन काफ़ी कम हुए। जो भी कुछ हमारी बचत थी, जो भी कुछ फैक्ट्रीज के अंदर कुछ बचे कुचे मटेरियल थे रखे रहते थे, कुछ रिजर्व स्टॉक रहता था, वो सब समझो कि समाप्त हो गायब हो गया। जुगी हटाने के लिए कह रहे हैं, घर हैं बना के देंगे, कहीं फले जगह देंगे। अब जिसका 50 गज है उसको 12.5 गज मिलेगी। यही है जुगी के नियम, और क्या जुगी तोड़ेंगे। दिल्ली सरकार का तो यही कानून यहाँ दे दिया, नोटिस वोटिस सब दे दिया है कि ये टूटेगा, लेकिन टूटेगा बनाएगा कब कब कहाँ देगा कोई लिमिट नहीं है। देगा कि नहीं देगा, अभी तो कह रहा है देंगे, लेकिन देगा कि नहीं देगा इसका कोई भरोसा नहीं है। जिसका काम दाम नहीं मिल रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई जो ही कचौरी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, बेच करके अपना दाल रोटी किसी तरह चला रहा है। तो मैंने अपना काम शुरू किया है, 1990 से शुरू किया है। उसके बाद 4 बार मैंने कॉरपोरेट्स को उनके नाम से ही बनाकर दिया है। इसके अंदर की मैं नाम लेना चाहूँगा, हमने बाटा को माल दिया है। पहले कैरोना एक कंपनी चलती थी जो बाद में बंद हो गई, उसको हमने माल दिया है। उसके बाद
टफ के नाम से जूता आता है, जिन्होंने फिनिक्स के नाम से शुरू किया था, उनको भी माल बना के हमने दिया है। और आखिर में हमने रिलैक्सो कंपनी को माल बना के दिया था। तो उनसे तो हमको फ़ायदा होता है कि कभी अगर हमारे पास काम आ जाए तो हमें उल्टा उसमें बेनिफिट ही होता है। और बिक्री में तो ऐसा कंपटीशन होता है, लेकिन फिर भी उनके और हमारे प्राइस में अंतर काफ़ी होता है। तो इसलिए दोनों के कस्टमर कंपटीशन तो होता है, लेकिन हमें उतना फेस नहीं करना पड़ता। जो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है तो वो हल्के ब्रांड का माल ले लेता है, कम दाम वाला। कॉरपोरेट में बेनिफिट इतना मिलता है कि जितनी हमारी क्षमता होती है वो उसका पूरे के बराबर या उससे ज़्यादा का ऑर्डर हमको दे देते हैं। दूसरी बात, बड़े कॉरपोरेट्स, नामी कॉरपोरेट्स जो हैं, उनसे पेमेंट सुरक्षित रहती है। तो हमारा एक टाइम के अंदर कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है, बल्क में पेमेंट मिल जाती है। और जो हम बाज़ार में काम करते हैं तो हमारे पास समझो अगर 50 के करीब डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हमारा पैसा 50 लोगों को लगा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके आता है, थोड़ा थोड़ा करके आता है, और वो भी काफ़ी कोशिश करने के बाद आता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर उधार ज़्यादा चलता है। तो थोड़ा सा वो सवाल, अभी श्रम को पूरा श्रम कानून को बदल कर लेबर कोड में लाया गया है, तो इसका कुछ बेनिफिट या नुकसान कुछ आपके फैक्ट्री पर पड़ने वाला है? जो नया कानून आ रहा है, लेबर कोड आ रहा है, उसका नहीं, लेबर का मेरे को नया कानून का मालूम भी नहीं है। तो लेकिन अगर लेबर कानून की जैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो हमको भी उसके अकॉर्डिंग में चलना होगा। जितना संभव हो सके उतना पालन करने का प्रयास किया। जैसे कोरोना काल में अपने प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि मालिक के हिस्से का पीएफ वो जमा करेंगे, वो तो ये हुआ आपका? पीएफ में तो ऐसा होता है ना कि मालिक का और वर्कर का बराबर रहता है। मालिक का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, वर्कर का थोड़ा सा कम रहता है।